हेलो एवरीवन, मैं कोकिला प्रधान आपका अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने भूमि बंदोबस्त की पहली स्थायी प्रणाली स्थायी बंदोबस्त को विस्तार से समझा था। हमने यह देखा था कि कैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया और टैक्स हमेशा के लिए स्थायी कर दिया था। लेकिन उस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को दो बड़े नुकसान हुए थे। कौन कौन से? कि पहले, कृषि उत्पादन बढ़ने पर भी सरकार का टैक्स नहीं बढ़ रहा था, सरकार की आय सीमित हो गई थी। और दूसरा, जमींदार शक्तिशाली होकर पूरा फायदा खुद उठा रहे थे और मतलब जमींदार बिचौलिए के रूप में थे और मेहनत तो कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि उल्टा मुनाफा वे कमा रहे थे। और इसी नुकसान, ये दो कमियां थी उसके कारण, और इसी नुकसान की भरपाई करने और बिना जमींदारी के सीधे राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेजों ने भारत के बाकी हिस्सों में दो नई व्यवस्थाएं शुरू की थी। कौन कौन सी थी वो? रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप से किसे देखने वाले हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। अगर हम शाब्दिक अर्थ जाने तो रैयत शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है किसान। इसकी परिभाषा क्या है? कि यह ब्रिटिश काल में लागू की गई एक ऐसी भू राजस्व प्रणाली थी। क्या थी? एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें सरकार ने किसी जमींदार या बिचौलिए के बीच में मतलब किसी जमींदार या बिचौलिए को बीच में न रखकर सीधे वास्तविक किसान रैयत के साथ समझौता किया था। ये सीधा संबंध था ब्रिटिश सरकार और किसान के बीच में, और बीच में कोई भी जमींदार या बिचौलिया नहीं था। ठीक है, और इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ था? कानूनी अधिकार किसानों को मिल गया था। क्या अधिकार? कि वही अपने जमीन के मालिक थे। इस व्यवस्था के तहत किसान को भूमि का कानूनी मालिक माना गया था। जब तक किसान सरकार को तय समय तक पर लगान नहीं दे मतलब लगान देता रहता, उसे जमीन को बेचने उसे 3 अधिकार थे उसके पास। जमीन को बेचने का अधिकार, उपहार में देने का अधिकार और गिरवी रखने का अधिकार था। किसके पास? किसान के पास, क्योंकि वह वास्तविक मालिक था इस व्यवस्था के तहत। और इसकी कैसी प्रकृति थी? स्थायी बंदोबस्त, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, उसमें क्या था कि एक स्थायी रूप से फिक्स था। क्या था? फिक्स टैक्स फिक्स था हमेशा के लिए। लेकिन रैयत वाली व्यवस्था में क्या था? ये व्यवस्था अस्थायी था, मतलब इसमें टैक्स हमेशा के लिए स्थायी न रहकर हर 20-30 वर्षों बाद बदला जाता था। मतलब जमीन का पुनर्मूल्यांकन होता था और टैक्स की दरें बदली जाती थी, आमतौर पर बढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो हमने अभी देखा रैयत वाली व्यवस्था क्या थी। अब हम देखते हैं इस व्यवस्था का आधार क्या था। मतलब इसके वैचारिक आधार और व्यवहारिक आधार भी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका वैचारिक आधार क्या है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत, अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत। मतलब उस समय ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। कौन? डेविड रिकार्डो। उनका क्या मानना था कि भूमि से होने वाले अतिरिक्त लाभ पर केवल सरकार का अधिकार होना चाहिए, मतलब राज्य का अधिकार होना चाहिए, न कि किसी जमींदार का। ठीक है, और इसी इसी का इसी विचार का समर्थन कर रहे थे थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो रिकार्डो के इस विचार से बेहद प्रभावित थे और वे भी चाहते थे, मतलब वे ये मानते थे कि जमींदार एक परजीवी थे जो बिना मेहनत के फायदा कमा रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे। ठीक है, ये पहला वैचारिक आधार। किस आधार पर ये लागू हुआ था? डेविड रिकार्डो के विचार से, कि वे चाहते थे कि
जो अतिरिक्त लाभ है उस पर केवल राज्य का अधिकार होना चाहिए, मतलब अ, सरकार का अधिकार होना चाहिए, न कि जमींदार का। और इसी का समर्थन कौन दे रहे थे? थॉमस मुनरो। और क्या-क्या आधार है? एक था वित्तीय आधार, मतलब वित्तीय आवश्यकता थी किनको? अंग्रेजों को। 1793 में स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने बंगाल में टैक्स हमेशा के लिए स्थायी कर दिया था। बाद में बाद के वर्षों में जब अनाज के दाम बढ़े और खेती का विस्तार हुआ, तो जमींदारों की आमदनी तो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार का टैक्स नहीं बढ़ सका। इस वित्तीय घाटे से सबक लेकर अंग्रेजों ने तय किया कि नई व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें समय के साथ टैक्स बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है। ये था वित्तीय आधार। और तीसरा क्या है? व्यावहारिक आधार। दक्षिण और पश्चिम भारत की सामाजिक जो संरचना थी, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उत्तर भारत या बंगाल की तरह ऐतिहासिक रूप से बड़े-बड़े जमींदार मौजूद नहीं थे। वहां सीधे छोटे-छोटे किसान ही सदियों से खेती कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों के पास किसी नए व्यक्ति को जमींदार बनाने के बजाय सीधे किसानों से बात करने के अलावा कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं था। तो ये 3 आधार थे जिसके कारण रैयत, मतलब जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक आधार। और ये कहाँ-कहाँ पर विस्तृत था? ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा राजस्व क्षेत्र कुल 51% भूभाग पर ये लागू किया गया था। कहाँ-कहाँ लागू हुआ था? मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वप्रथम पूर्ण रूप से लागू हुआ था। दूसरा बम्बई, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और असम का अधिकांश भाग भी है, और कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का हिस्सा, इन पर भी यह लागू हुआ था। लेकिन मुख्य रूप से हम देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग। तो सबसे पहली बात, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले 1792 में 1792 में कैप्टन अलेक्जेंडर रिड ने मद्रास के 12 महल जिले में इसे प्रयोग के तौर पर शुरू किया था। बाद में 1820 में थॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में कानूनी रूप से लागू किया था। ठीक है। अब मुनरो ने जब लागू किया तो एक दोष था उसमें। क्या दोष था? कि मुनरो ने जमीन की मिट्टी या फसलों का कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं कराया था। उन्होंने पिछले राजाओं के रिकॉर्ड को देखकर अनुमान के आधार पर टैक्स का कुल उपज कितना तय किया? 50 से 55%। और यदि सूखा या अकाल पड़ता तब टैक्स माफ नहीं होता था। मद्रास के कलेक्टर्स टैक्स वसूलने के लिए किसानों को शारीरिक यातनाएं देते थे, और इसी के कारण 1855 में मद्रास टॉर्चर कमीशन की स्थापना हुई। मतलब शुरुआत में टैक्स बहुत ज्यादा था, जिसे वसूलने के लिए अंग्रेज किसानों को बहुत प्रताड़ित करते थे। इसी की जांच के लिए 1854 से 55 में मद्रास कमीशन, टॉर्चर कमीशन बना। और मतलब ये बना था 1854 में, और 1854 में, मतलब 1855 में, सॉरी, मतलब 1854 में ये बना। और जांच करने के बाद 1855 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की थी। किनकी बात चल रही है? मद्रास टॉर्चर कमीशन की। और इसके तहत क्या हुआ? 1855 में मद्रास में एक नया व्यापक भूमि सर्वे और बंदोबस्त तैयार किया गया, और इसी के आधार पर एक नया नियम बना था कि अब टैक्स का आधार अनुमान नहीं होगा। पहले टैक्स का आधार होता था अनुमानित, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीके से जमीन का वैज्ञानिक मानचित्रण किया जाएगा। टैक्स की दर को घटाकर कुल सकल उपज का 30% करने का प्रस्ताव रखा गया। 1855 की बात चल रही है। और इसको व्यावहारिक रूप से लागू कब किया गया? 1864 में। 1855 में जो योजना बनी थी उसका वास्तविक काम 1861 में शुरू हुआ, और 1864 में नया नियम आया।
इसके तहत क्या हुआ था कि सरकार का टैक्स शुद्ध उपज का आधा मतलब 50% तय कर दिया गया और इसे अगले 30 वर्षों के लिए स्थायी कर दिया गया। ठीक है। और और आखिरी मतलब 1865 से 1866 में मद्रास में एक भयानक अकाल पड़ गया था, तो जिसके कारण क्या हुआ कि वैज्ञानिक तरीके से ये नियम लागू होने के बावजूद उतना नहीं हो पाया मुनाफा जितना होना चाहिए, तो ये एक प्रकार से असफलता भी हुआ था मद्रास में। अब ये तो मद्रास प्रेसिडेंसी की बात हुई। अब हम देखते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था कैसे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बात तो इसकी शुरुआत किसने की थी? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। तो पृष्ठभूमि ये है कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा की हार हो गई। 1818 में मराठा साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था, जिसे जो बम्बई प्रेसिडेंसी में मिल गया बाद में। और इसको शुरुआत और यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना मतलब शुरुआत किसने की थी? तत्कालीन गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इस नए क्षेत्र में राजस्व व्यवस्था लागू किया था। क्यों किया? क्योंकि वो प्रभावित हुए थे किनसे? थॉमस मुनरो से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने एक तरीके से शुरुआत की थी बम्बई में रैयतवाड़ी प्रणाली की। फिर दूसरा कौन व्यक्ति है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं? प्रिंगल, आर.के. प्रिंगल। ठीक है। 1824 में ये बम्बई के राजस्व अधीक्षक थे और इनको बम्बई की भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण सौंपा गया था, लेकिन एक दोस्त मतलब इन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत के आधार पर बहुत जटिल गणितीय गणनाएं की। इसके कारण क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि प्रिंगल का यह सर्वे पूरी तरह फेल हो गया। उन्होंने जमीन की वास्तविक क्षमता से कहीं ज्यादा टैक्स शुद्ध उपज का 55% तय कर दिया। किसान टैक्स नहीं दे पाए, कलेक्टर्स ने प्रताड़ित किया और परिणाम स्वरूप किसान अपने ही खेत छोड़कर भाग गए। पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। तो ये दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम देखे हैं। और तीसरा कौन है? विंगेट गोल्डस्मिथ। ये ठीक था। ये कौन है? मतलब प्रिंगल ने जो नाकामयाब कोशिश की थी उसके बाद विंगेट और गोल्डस्मिथ नामक अधिकारियों को यह काम सौंपा गया कि अब तुम जाओ। इन्होंने क्या किया कि रिकार्डो के हवाई सिद्धांतों को छोड़ दिया। उन्होंने व्यावहारिक तरीका अपनाया। क्या अपनाया? जिसे हम क्या कहते हैं? बॉम्बे सर्वे सिस्टम। इसमें उन्होंने ये किया, टैक्स का आधार इन्होंने ये बताया कि हर खेत की मिट्टी की जांच की इन्होंने, पानी की उपलब्धता देखी और पिछले सालों में वास्तव में कितनी फसल हुई थी उसके आधार पर टैक्स तय किया। परिणाम स्वरूप यह सफल हुआ। टैक्स की दरों को घटाकर व्यावहारिक बताया गया, जिससे किसानों को राहत मिली। यह प्रणाली इतनी सफल हुई कि इसे चलकर सिंध, मध्य प्रांत और बेरार जैसे क्षेत्र में भी लागू किया गया। तो हमने अभी देखा मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था इसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहली बात, सीधा संबंध था। किन किन के बीच में? ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच कोई जमींदार या बिचौलिया नहीं थी और सरकार सीधे किसानों से लगान वसूलती थी। दूसरा, किसान ही मालिक थे। भूमि का मालिकाना हक किसानों को था। किसानों को भूमि का कानूनी और वास्तविक मालिक माना गया। जब तक वे समय पर टैक्स देते रहे, उन्हें जमीन बेचने, गिरवी रखने या उपहार देने का पूरा अधिकार था। किसे? जमीन को। तीसरा, अस्थायी प्रकृति थी किसकी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के विपरीत यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी। इसमें समय समय पर आमतौर पर 20 से 30 वर्षों में जमीन का दोबारा सर्वे करके टैक्स की दरें बदलता रहता था। टैक्स का दर मुख्य रूप से बढ़ता रहता था, इसका प्रावधान था।
और क्या था? अत्यधिक उच्च कर दरें, अत्यधिक कर। इस व्यवस्था में टैक्स की दरें बहुत ऊंची थी। शुरुआती दौर में थॉमस मुनरो के समय यह कुल उपज का 45 से 55%, लगभग आधा हिस्सा तक तय किया गया था, जिसे बाद में 1864 के नियमों द्वारा शुद्ध उपज का 50% कर दिया गया। पांचवा, कठोर वसूली। किसान पुराने राजाओं की तरह अनाज या फसल के रूप में टैक्स नहीं दे सकती थी। ठीक है। और अंग्रेजों ने नियम बनाया कि टैक्स केवल नकद में होगा और प्रत्येक किसान अपने खेत के टैक्स के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। फसल खराब होने या फिर अकाल पड़ने पर भी टैक्स में कोई छूट नहीं थी। तय तारीख पर टैक्स न देने पर जमीन जब्त कर ली जाती थी। तो ये है इसकी विशेषताएं। अब देखते हैं इसके दोष और परिणाम क्या-क्या थे। ब्रिटिश सरकार की नई सर्वशक्तिमान जमींदार बन गई, बिचौलियों का अंत हो गया, लेकिन कंपनी सरकार स्वयं सबसे बड़ी क्रूर शोषक बन गई थी। दूसरा, अत्यधिक और अव्यावहारिक कर दरें। भूमि की वास्तविक उत्पादकता का वैज्ञानिक सर्वे किए बिना केवल अनुमान पर कुल उपज का 45 से 55% तक भारी लगान तय कर दिया गया था। तीसरा, नकद भुगतान की कठोरता। टैक्स केवल नकद में देने की अनिवार्यता थी। फसल खराब होने या फिर अकाल पड़ने पर भी टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती थी। न देने पर जमीन जब्त कर ली जाती थी। टैक्स न देने पर जमीन जब्त कर ली जाती थी। कृषि का जबरन वाणिज्यीकरण हुआ, मतलब नकद टैक्स चुकाने के लिए किसान अनाज, मतलब गेहूं चावल के स्थान पर कपास, नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने में मजबूर हो गई थी। भीषण अकाल, ये भी एक प्रकार का परिणाम था। खाद्यान्न फसलों की कमी और ग्रामीण स्तर पर अनाज का भंडार खत्म होने से दक्षिण और पश्चिम भारत में बार बार भयानक अकाल पड़ रहे थे। नए शोषक वर्गों का उदय हुआ, साहूकारों का क्रूर उदय। पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए किसान स्थानीय महाजनों के कर्ज के जाल में फंस गए। ब्याज न चुका पाने पर अदालतों के जरिए साहूकारों ने उनकी जमीनें ही हड़प ली। किसानों का बंधुआ मजदूर बनना। अपनी ही जमीन के मालिक रहे किसान अंततः उसी जमीन पर बंधुआ मजदूर बन गए थे, जिसने आगे चलकर दक्कन के दंगों जैसे विद्रोहों की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो ये थे इसके गंभीर दोष और परिणाम। तो आज के सारांश में हमने कौन कौन से सवाल कवर किए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के गंभीर दोष और परिणाम। और दीर्घ में अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये सारे सवाल आज कवर हुए हैं। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं महालवाड़ी व्यवस्था और साथ ही अन्य भू राजस्व प्रणाली व्यवस्थाएं जो इन दोनों के अलावा भी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।